Hello, good morning everyone. I am Rupali from Engineers Career Group. Today we are going to discuss about reasoning topic, that is coding and decoding. So let's start. So coding क्या होता है? Coding means to hide the meaning of any message. ठीक है, अगर हम किसी मैसेज के बारे में, वैसे कोडिंग डिकोडिंग यूजुअली आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो उसमें कोडिंग का एक क्वेश्चन आता है जिसमें कोडिंग जो है वो यूजफुल होती है मैसेज को हाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई क्लियर कि यहाँ पर जो कोडिंग आपकी है वो एक मैसेज को हाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है आपकी डिकोडिंग। डिकोडिंग उसका मतलब होता है, डिकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। जो आपने यहाँ मैसेज हाइड किया है उसी हाइड वाले मैसेज को समझने के लिए, एक्चुअल मीनिंग उसका समझने के लिए डिकोड किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर है इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, अ वर्ड और सेंटेंस इज कोडेड अ पर्टिकुलर वे and the candidate are asked to code other word or sentence in the same way to decode the word or sentence। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, वो आपका क्या होगा, एक वर्ड होगा या तो सेंटेंस में होगा, उसे आपने कोड किया होगा, पर्टिकुलर वे में कोड हो रखा होगा। कैंडिडेट जो मतलब आप जो उसको बोला जाएगा कि कोड करना है, मतलब कोड जितना कर रखा है उन्होंने उसे डिकोड करना है। ठीक उसी तरह अगर वर्ड में डिकोड किया हुआ है तो आप वर्ड में डिकोड करोगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोड किया है तो आप सेंटेंस में डिकोड करोगे। तो ये चीज आपको क्वेश्चंस में पूछी जाएगी। अब इसे कोडिंग और डिकोडिंग करने का पहला तरीका क्या है? सो फर्स्ट तरीका है आपका पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर्स। तो आपको इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उनके पोजिशनल वैल्यू पता होने चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि टोटल हमारी जो अल्फाबेट है वो 26 है। तो 26 लेटर जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट में है उनका फॉरवर्ड वे में और बैकवर्ड वे में क्या नंबर बनता है, तो वही आपको पता होना चाहिए। तो एक तरीका ये होता है पता चलने का। दूसरा तरीका क्या है, आपके कभी पर वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स भी आते हैं, आपको पता ही होगा ए ई आई ओ जो है आपके वोवल्स होते हैं। इसके अलावा जो आपके बाकी रह जाते हैं 21 लेटर्स, वो क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो ए से लेकर जेड होता है अल्फाबेट, उस ए से लेकर जेड अल्फाबेट के अंदर ए टू एम आपके फर्स्ट हाफ होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, फर्स्ट हाफ। नेक्स्ट आपका होता है एन से लेकर जेड तक सेकंड हाफ। ठीक है, क्योंकि आपके 26 है तो 26 में से फर्स्ट हाफ कितने हो जाएंगे, 26 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना बनता है 13, तो 13 लेटर्स आपके फर्स्ट हाफ में रह जाते हैं और रेस्ट जो आगे के रेस्ट 13 है वो आपके किस में आ जाते हैं, सेकंड हाफ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए टोटल आपके 26 बन जाते हैं। उसके बाद जो ऑपोजिट लेटर्स है ऑफ अ लेटर can be obtained by subtracting from the position of letter from 27। अब अगर आपको एकदम से ऐसे निकालना हो कि अगर आपने a निकाला है, फॉर एग्जांपल a होता है हमारा फर्स्ट नंबर, तो मुझे अगर निकालना है, मेरे पास a दे रखा है, ठीक है, a मेरे पास गिवन है और मैंने अब a को किसमें माइनस करना है 27 में से, तो मेरे पास आंसर जो आएगा z का ऑपोजिट अल्फाबेट, z का आंसर क्या आएगा 26, जो कि मुझे पता भी है कि z 26 पर होता है। ठीक है, मैं 27 में से a माइनस करूँ, 27 से a माइनस मतलब 1 माइनस कर दूंगी अगर मैं 27 में से, तो मेरा आंसर 26 आएगा जो कि z की है पोजिशनल वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए ऑपोजिट नंबर आएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोजिशनल वैल्यू, जो मैंने आपको बताया था कि पोजिशनल वैल्यू क्या होता है। आपके मैं बता रही थी कि आपके फर्स्ट हाफ जो होते हैं, फर्स्ट हाफ 30 नंबर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ आपके 30 नंबर्स होते हैं और रेस्ट आपके कितने हो जाते हैं 26। कंप्लीट हो गए 13 और 13, ये आपका फर्स्ट हाफ है।
अकॉर्डिंग बना दी। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें पोजिशनल वैल्यूज करने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स में फॉरवर्ड मतलब एक हमने जैसे पढ़ाई की है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो उस अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में अल्फाबेट्स के जो अल्फाबेट के जो नंबर हैं वो क्या होंगे, और अगर बैकवर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नंबर क्या होंगे। तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। इसकी थोड़ी थोड़ी बीच में ट्रिक्स बताते रहूंगी आपको। अब चलते हैं फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए, हमें पता है कि ए, बी और सी तीन ऐसे अल्फाबेट हैं जो हमें रैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो जो रैंकिंग में फर्स्ट आता है उसे हम 1 नंबर देते हैं, राइट। रैंकिंग जिसके बी होता है उसे हम 2 नंबर से डिनोट करते हैं, और वैसे ही सी तो वो आपका 3rd नंबर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 4th क्या होता है आपका, 4th नंबर भी हमारा होता है। 5th नंबर पे हम किसे रखते हैं, बहुत ही लो ग्रेड्स वाले नंबर को, ठीक है, डी जिसे ई जिसे कहते हैं, ई नंबर हम लो ग्रेड्स को रखते हैं, और डी पर हम पासिंग मार्क्स को रखते हैं बस, ठीक है। और एफ पर हम मतलब फेल मान के चलते हैं, मतलब 6th पोजीशन दैट इज फेल। 6 मतलब फेल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 तक तो हो गया फेल तक। अब 6 को एक और चीज से आप याद रख सकते हो। 6 को एक और चीज से कैसे याद रखा जाता है, 6 की स्पेलिंग क्या होता है, SIX। और अगर 6 को आप फिक्स के अकॉर्डिंग चलो तो आपका FIX, 6 फिक्स। तो अगर आप F से डिनोट कर रहे हो फिक्स को, तो फिक्स से ही 6 भी आपका एक सेम साउंड बन रही है, फिक्स एंड 6, तो आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। G7 से आप क्या याद रखोगे, G7 क्या होता है, G का फॉरवर्ड नंबर 7 है, और एक हमारे पास एक और नंबर है G7, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो यहाँ पर G7 आपका ये बनता है। इसके बाद H और 8 का मतलब, यहाँ पर आपका जो H है, अगर मैं उसे ऐसे ही लिखूं जैसे पहले होता है, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने H को वैसे ही लिखा जैसे वो होता है, बट अगर मैं H को थोड़ा और ऊपर से यहाँ से भी लाइन लगा दी, यहाँ से लगा दूं, कुछ हूबहू ये 8 की तरह ही दिखेगा। तो H8 थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, तो ये आपके लिए जल्दी से आसान हो जाएगा याद करना। I और 9 नंबर, I और 9 को कैसे रिलेट करेंगे, इफ यू से I know, I know, तो 9 हिंदी में क्या बोलते हैं 9 को, 9 ही कहते हैं ना, और इंग्लिश में I को I ही बोलेंगे हम। तो अगर हम इसके लिए लिखें I know, तो उस I know में आपका 9 नंबर जो है वो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा, I know। तो I जो है वो 9 नंबर पर आता है। J10, तो 10J भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये J10 भी हमारे पास 10 जूल्स भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट नंबर है 11 और K। IPL देखते हो आप सब, IPL में पंजाब की एक टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। तो यहाँ पर K से आप किंग्स लगा सकते हो मतलब, और किंग्स के साथ आप 11 और पंजाब, तो इससे आपको याद रहेगा K फॉर 11, ठीक है। उसके बाद L और 12, L और 12 आप कैसे याद रखोगे, स्कूल की जब हाफ डे होता है स्कूल में तो 12 बजे होता है, और हाफ डे का मतलब हम समझते हैं लंच टाइम, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली L फॉर लंच, और लंच के साथ क्या हो गया 12 PM, तो इससे ये याद रहेगा। उसके बाद M13 से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, अगर सिंपल बोलूं तो यहाँ पर आपके 26 लेटर है, उस 26 लेटर का अगर हाफ हम करेंगे तो 30 नंबर पे आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट याद करेंगे M मतलब मिडल, और मिडल मतलब 13 किसका मिडल है, 26 का मिडल है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली ये इतना याद हो जाएगा। आगे चलते हैं 14N के लिए हम क्या याद करेंगे, आप लोगों को याद होगा 14 नवंबर क्या होता है, पंडित नेहरू जी का बर्थडे, तो उस अकॉर्डिंगली N फॉर नेहरू जी कर सकते हो आप, और 14 नवंबर याद कर सकते हो। तो इससे आपको याद हो जाएगी ये सब ट्रिक्स, ठीक है। अगला चलते हैं 15O से आप क्या रखोगे याद, मैं 15O से याद रख सकती हूँ 15 अक्टूबर, ठीक है। वैसे ही सेम है, अगर इसके अलावा भी आपके पास भी कोई और ट्रिक्स हैं तो आप लोग लिख सकते हो। वैसे ही आगे हमारे पास जो है इतने सारे जितने भी नंबर दे रखे हैं वो आप इन सब से याद कर सकते हो। एक ट्रिक मेरे पास यहाँ पर इसके लिए भी है, T
T20, तो यहाँ पर ये सब आपके पास क्लियर हो जाता है। एक और है ट्रिक यहाँ पर 18 और R की। 18 और R की क्या ट्रिक बनेगी? 18 R की ट्रिक बनेगी राइट टू वोट। कब मिलता है राइट टू वोट? हमें राइट टू वोट मिलता है एज 18 में जाकर। तो राइट टू वोट हमें कब मिलता है? 18 एज के पास, 18 एज को, ठीक है। अबव 18 एज और एट द एज ऑफ 18, तो हमें तब राइट टू वोट का मिलता है। तो 18 के बाद 19 आता है और R के बाद S आता है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आप याद कर सकते हो ST। ST का क्या मतलब होता है? शेड्यूल ट्राइब। तो हम कह सकते हैं SC और ST के बीच में 19-20 का अंतर है। SC ST के बीच में, SC ST के बीच में 19-20 का अंतर है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली T आपका हो जाएगा 20 और S आपका हो जाएगा 90। तो इससे आपको याद रहेगा ST मतलब 19-20, ठीक है। उसके बाद फिल्म्स हम देखते हैं, अंडर अडल्ट बोलते हैं, राइट? अंडर अडल्ट UA का सर्टिफिकेट जब मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है? 21 वाली एज से हम थोड़ा नीचे ही मानते हैं। 18th एज जो होती है उसे हम अडल्ट मानते हैं, पर हम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि हम 21 प्लस हो गया, मैं 21 होने वाला हूँ, तो हम उसे 21 को एग्जैक्ट वर्ड्स में अडल्ट मान के चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका VWXYZ। तो ऐसे ही करके आपके सारे नंबर्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं P फॉर प्रिंस, जो कि 16 साल का है। Q से शादी होने वाली है उसकी, जो कि 17 साल की है, ठीक है। या फिर दोनों भाई बहन बना लो, एक प्रिंस है, उसकी क्वीन दोस्त है, या फिर उसका भाई है या बहन है। ये ऐसे करके आप थोड़ा सा लॉजिक से आप 16 और 17 को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो और उनको बना सकते हो। तो इस तरह से कुछ आपके जो नंबर्स हैं इन्हें याद करना आसान हो जाएगा, फॉरवर्ड वाले याद करने आसान हो जाएंगे। उसके बाद आप बैकवर्ड के लिए भी इनको याद करने के लिए सोच सकते हैं हम फिर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशंस। अब कौन से पोजीशंस यहाँ पर हमारे पास है? ऑपोजिट लेटर्स की, ठीक है। ऑपोजिट लेटर्स की हमारे पास जो पोजीशंस आई हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करें? इनके लिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, मैंने इनके साथ इनकी पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पर रखी है, ताकि आप इन पिक्चर्स को भी कर पाए अपने आप सॉल्व। देखकर आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने क्या क्या सोचा होगा इनके लिए। देखो यहाँ पर आपके लिए एक ऑपोजिट लेटर्स हमने तैयार करे। क्या होता है कि आपके ना कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो ऑपोजिट लेटर्स के साथ सॉल्व करने होते हैं, जिनमें आपको A के साथ Z देखना होता है, B के साथ Y देखना होता है, C X D W ये आपस में ऑपोजिट है। अगर आप देखना चाहेंगे तो जो मैंने पिछली स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था A और लास्ट में था Z, ठीक है। फिर B और थोड़ा सा ऊपर एक नंबर जाते हैं तो Y, वैसे ही C अगर नीचे आते हैं तो X के लिए एक कदम ऊपर आना पड़ता है। तो इस तरह से ये ऑपोजिट चल रहा है, ऊपर से वहां से आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर से हम ऊपर चल रहे हैं और नीचे से हम लास्ट नंबर से 26 से चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली A Z B Y C X D W E V F U G T H S I R J Q K P L O M N, तो ये आपके सारे के सारे ऑपोजिट लेटर होते हैं जो एक दूसरे को ऑपोजिट नंबर पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 1 26 2 25 3 24, ठीक है। 4 23 5 22 6 21 7 20, ठीक है। उसके बाद 8 19 9 18, ठीक है। उसके बाद 10 17 और यहाँ 11
इधर 12, 15 और द लास्ट 13 और ये 14। तो इस अकॉर्डिंगली मैं नंबर्स भी आपके सामने लिख दिए ताकि अगर आपको नंबर पीछे ना जाना पड़े, यहीं पर आपके लिए फॉरवर्ड नंबर्स लिखे हैं मैंने। अब आ जाते हैं कि मैंने जो लिखा है इसे याद कैसे करेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है इसे याद करने के लिए। आजा बी फॉर बी एंड वाई से मैंने याद रखवाया है बेबी, और या फिर आप बर्थडे भी याद रख सकते हो। आजा आज मेरा बर्थडे है, अगर आप इस ट्रिक के साथ चलोगे आजा आज मेरा बर्थडे है तो वो भी ठीक है। आजा बेबी से भी चलना है तो वो भी ठीक है। दोनों में से आपको जो याद रहेगा वो हम याद करते हैं। बेबी का तो मैंने नहीं लिखा, पर बर्थडे के लिए मैंने आपके लिए केक जरूर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप बर्थडे के अकॉर्डिंग चलते हैं, आजा बर्थडे है मेरा, क्रैक्स खाएंगे ड्यू पिएंगे। तो क्रैक्स खाएंगे मतलब क्रैक्स से कॉर्न ड्रिंक्स होते हैं जिन्हें क्रैक्स कहा जाता है। ड्यू आपकी माउंटेन ड्यू यहाँ पर रखी है मैंने, क्योंकि पार्टी करने लगे, बर्थडे है तो पार्टी करने लगे तो क्रैक्स और ड्यू, वैसे क्रैक्स कोई नहीं खाता, सब पिज्जा पार्टी करते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ के लिए भी फिलहाल मैंने क्रैक्स रखा है, थोड़ा बजट कम था, ठीक है। माउंटेन ड्यू भी साथ में रखा है। उसके बाद ये पार्टी यूजुअली शाम को अच्छी लगती है, तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने इवनिंग भी दिखाई है, सूरज डूबता हुआ दिखाया, सनसेट दिखाया है। तो यहाँ पर इवनिंग के टाइम पर पार्टी होने वाली है। पार्टी में क्या होगा, बहुत सारा फन, और फन में क्या होता है, यूजुअली लोग म्यूजिक होता है और हम लोग क्या करते हैं, मूवी भी देखने जाते हैं अपनी, है ना, बर्थडे पर। उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पर जाना बनता है, तो हम उसके लिए जाएंगे जीटी रोड पर। तो जीटी रोड की पिक्चर मैंने आपके सामने यहाँ रखी है, ठीक है। जीटी रोड पर भी जाएंगे। अब ये जो पार्टी हो रही है ये हम भूल गए कि हमारा हाई स्कूल भी तो है, हमने अगले दिन स्कूल में जाना है, कि लेट नाइट पार्टी चल रही है, इवनिंग की पार्टी भी फन मस्ती चल रहा है। जीटी रोड पर हम लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गए, तो सुबह तो स्कूल भी है ना, तो स्कूल भी है सुबह। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि तेरी मेरी यारी हाई स्कूल वाली, तो ये भी आप कह सकते हो कि आपकी जो फ्रेंडशिप है आपके दोस्तों के साथ जिनके साथ पार्टी करने गए हो वो आपके हाई स्कूल के फ्रेंड्स हैं, ये भी इसका मतलब निकल सकता है। तो उसके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपकी हाई स्कूल की पिक्चर यहाँ पर है। उसके बाद IR से मतलब मेरा इंडियन रेलवे भी है और इंडियन रूपी भी है, तो मैंने इंडियन रूपी भी बनाया है और इंडियन रेलवे भी बनाया है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद JNQ से मतलब जैक एंड क्यून भी होता है, जैक एंड क्यून, उनके थ्रोन आपके लिए मैंने बना दिए हैं। नेक्स्ट इज KP से मतलब आप कुर्ता पजामा भी रख सकते हो, कटी पतंग भी रख सकते हो, ठीक है, कायल पतंग भी कह सकते हो। इसके अलावा आप कह सकते हो करण पटेल, आपके पास बहुत सारे नेम है, मैंने कुर्ता पजामा रखा है तो कुर्ता पजामा आपके लिए ये रहा पिक्चर। लाइट्स ऑफ, LO से मतलब लाइट्स ऑफ और ऑन दोनों होता है, तो मैंने यहाँ पर बल्ब रखा है स्पेशल आपके लिए कि आपको थोड़ा सा याद रहे। मून, MN का मतलब मैन भी होता है, मून भी होता है, तो मैंने आपके लिए मून भी रखा है यहाँ पर। इवनिंग का टाइम था। अब इसे याद करने के लिए वर्ड्स तो मैंने आपको दे दिए, अब इसे याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है एग्जैक्टली। आजा आज मेरा बर्थडे है, क्रैक्स खाएंगे ड्यू पिएंगे, शाम को फन करने के लिए मूवी और म्यूजिक दोनों रखेंगे, जीटी रोड पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जरूर जाएंगे, हाई स्कूल तेरी मेरी यानी हाई स्कूल वाली, जितने भी पैसे खर्च होंगे इंडियन रूपी जितना भी खर्च होगा कोई नहीं, हम मिलकर ही उड़ाएंगे, तू मेरा जाट मैं तेरी क्वीन कह के अगले दिन कुर्ता पजामा पहन के घर में पूजा में जरूर बैठेंगे। और शाम हो चुकी थी, बहुत सारी बातें हो चुकी थी, उसके अकॉर्डिंग बाद में क्या होता है, लाइट्स ऑफ, क्योंकि रात हो गई है घर पर जाकर सोना भी तो है, तो लाइट्स ऑफ करके मून की बात हुई है, मतलब रात हो चुकी है तो लाइट्स ऑफ करके मून देखकर या मून लाइट में सो जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंगली आपका ये पूरा का पूरा ऑपोजिट लेटर्स को आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपकी पूरी पिक्चर है जिसमें आपके मैंने सारे के सारे वर्ड्स रखे हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आपको ये बाद में चीजें याद रहेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। आपके सामने एक क्वेश्चन, कोडिंग का क्वेश्चन का सबसे अच्छा एक तरीका ये होता है और सबसे अच्छी कह सकते हैं कि आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके वो ऑलरेडी देते हैं, दूसरा भी कभी बार सॉल्व
देते हैं, तीसरा उनको देखकर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको बेनिफिट मिलता है।